Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. This is second part of portfolio management. In this class, I am going to cover how to calculate return. I mean how to calculate return on security as well as portfolio return. Okay. And next, I will try to cover how to calculate risk on security as well as portfolio risk. Okay. So let's start. So calculate रिटर्न कैलकुलेशन. ठीक, कल सिक्योरिटी रिटर्न. अब सिक्योरिटी रिटर्न किसके दो बेस इसके इसे हम किसे दो बेसिस को अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर वन, अगर हिस्टोरिकल डाटा की बने तो हिस्टोरिकल डाटा के अकॉर्डिंग. हिस्टोरिकल डाटा मीन्स अगर कोई पास्ट का डाटा दिया हुआ है पिछले साल का, ठीक है, तो वो हिस्टोरिकल डाटा हो गया. अब दूसरा क्या, फ्यूचर डेटा. अब फ्यूचर डेटा में क्या है, फ्यूचर का डेटा दिया होगा, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी आ जाती है. ठीक है, तो जब फ्यूचर डाटा होगा तो हम रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जब हिस्टोरिकल डाटा होगा तो दैट टाइम हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी. ओके. सो अब क्या लिखा, हिस्टोरिकल डाटा. पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल डाटा की. ठीक है, अब हिस्टोरिकल डाटा जब अगर गिवन है तो उसमें हम रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब इसमें क्या, सिंगल ईयर. अगर सिंगल ईयर का डाटा दिया हुआ पिछले साल का, इट मीन्स लास्ट ईयर का डाटा दिया है, ये तो हिस्टोरिकल डाटा हो गया ना लास्ट ईयर का. तो एक साल का अगर सिंगल ईयर का डाटा दिया तो उस केस में रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे सिक्योरिटी का. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, रिटर्न इक्वल टू P1 माइनस P0 प्लस डी अपॉन में P0. ठीक, अब P1 का मतलब क्या होता है, P0 का मतलब क्या होता है और D का मतलब क्या होता है. इससे सिक्योरिटी को क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक इन्वेस्टर है, क्या करता है, वो इक्विटी शेयर परचेज करता है, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी शेयर. ठीक है, इक्विटी शेयर. अब देखो ऐसा ही. ठीक है, अब इसका क्या लिखा, वेयर P0 क्या, इनिशियल प्राइस ऑफ सिक्योरिटी. इनिशियल प्राइस ऑफ सिक्योरिटी मीन्स बिगिनिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. इट मीन्स ईयर के स्टार्टिंग में कितना प्राइस था सिक्योरिटी का. ठीक है, अब उसकी बात क्या लिखा है, P1 इज प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एंड ऑफ द ईयर. ईयर के एंड में सिक्योरिटी का प्राइस कितना है, तो वो P1 हो गया. और डी मीन्स डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, उसी ईयर में डिविडेंड कितना दिया गया है. ठीक, तो क्या करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब सिंगल ईयर का डाटा दिया होगा. ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे. क्या लिखा है एग्जाम्पल, इफ इन्वेस्टर एक्वायर शेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑफ रुपीज 120 आफ्टर 1 ईयर, प्राइस एज ऑन 31 मार्च 2020 ऑफ रुपीज 130. अब क्या, इसमें एक इन्वेस्टर है, जब वो एक्वायर करता है शेयर्स 1 अप्रैल को, तो कितने का प्राइस है उसका, बिगिनिंग प्राइस. तो ये P0 आ गया ना, बिगिनिंग मीन्स P0. ठीक, अब उसका एंड में प्राइस कितना हो जाता है, P1 130. उसका क्या, पेइंग डिविडेंड और ₹10. अब डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड में डी हो गया. ठीक, अब क्या करना है, कैलकुलेट करना रेट ऑफ रिटर्न. ठीक, अब रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है इसमें, रिटर्न. अब देखो आंसर क्या है इसका, कैलकुलेट रेट ऑफ. ऐसे कोई एक नंबर में, दो नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, तो इसे ध्यान रखना. क्या लिखा, रिटर्न इक्वल टू P1 माइनस P0 प्लस में D अपॉन में P0. ठीक, अब देखो P1 तो हमें पता चल गया ना, P1 क्या है 130. अब P0 क्या है 120. अब नीचे भी क्या लाएंगे 120 एंड प्लस में डिविडेंड कितना है 10 रुपीज. कैलकुलेट कर दो, 130 माइनस में 120 एंड प्लस में 10 अपॉन में 120 कितना आ रही है 0.67 कर दो. ठीक, अब इसे परसेंटेज में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 16.67%. तो जब अगर सिंगल ईयर का डाटा दिया हो तो ऐसे रिटर्न कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो पहले से लिख लो. उसके बाद
अब उसके बाद नेक्स्ट कॉल कराऊंगा। अगर मल्टीपल ईयर का क्या दिया है, डाटा दिया है, तो इन दैट गेट हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑफ दैट सिक्योरिटी। ओके, दैट सिक्योरिटी। सो पहले क्या कर लो, इसे राइट करो जल्दी से। अब बात करते हैं, अगर डाटा मल्टीपल ईयर का दिया है, मल्टी ईयर का दिया है, ठीक है, जब एक मल्टीपल ईयर मीन्स जब एक से ईयर ज्यादा का डाटा दिया हो, ठीक है, इट मीन्स टू मोर देन 2 ईयर। ठीक, लाइक देखो मल्टीपल ईयर में अभी बात तो हम उसी कर रहे हैं हिस्टोरिकल डाटे की। अगर उसमें 1 साल से ज्यादा का डाटा दिया है, मतलब 2 साल का दिया है, 3 साल का दिया है, 4 साल का दिया है, इन दैट केस हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ओके ऑफ दैट सिक्योरिटी। अब देखो क्या लिखा, रिटर्न। अगर मल्टी ईयर का डाटा दिया है तो क्या पहले क्या रिटर्न निकालना है, उसको कैसे निकालना है, रिटर्न इक्वल टू कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन प्राइस। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन प्राइस उस कैलकुलेट करना है, उसमें ऐड कर देना है डिविडेंड यील्ड इन परसेंटेज में। ठीक, तो क्या निकल के आ जाएगा, रिटर्न। अब देखो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन प्राइस कैसे निकालते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन प्राइस CAGR, इट मीन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब PN, इसका फॉर्मूला PN इक्वल टू P0 एंड ब्रैकेट में 1 प्लस R एंड ब्रैकेट क्लोज, देन आफ्टर N नंबर ऑफ, इट मीन नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम। ठीक है, अब देखो PN का मतलब क्या होता है, PN का मतलब होता है जैसे एक इन्वेस्टर है, ठीक है, इन्वेस्टर है, उसने सिक्योरिटी कितने साल के लिए परचेज की है, 3 ईयर के लिए। तो अब उसमें क्या, जो इनिशियल जो बिगिनिंग में जब उसने शेयर्स को परचेज किया तो जब उसका रेट क्या था, तो वो क्या हो गया P0। अब जब एंड ऑफ द 3rd ईयर उसका प्राइस कितना है, तो उसी को क्या बोलते हैं, PN बोलते हैं। 3rd ईयर के एंड में जब वो सेल करेगा, ठीक है, जब वो वहां पर क्या करता है, सेल करता है या रिटर्न कैलकुलेट करना चाहता है वो, तो उसी को क्या बोलते हैं, PN बोलते हैं, एंड ऑफ द 3rd ईयर। और 3 ईयर के लिए क्या करता है, परचेज करता है। अगर 2 ईयर का करता है तो एंड ऑफ द 2 ईयर उसकी वैल्यू कितनी है, प्राइस कितनी है सिक्योरिटी की। ठीक है, तो ये और डिविडेंड यील्ड, और डिविडेंड यील्ड क्या निकालते हैं। अब अगर डिविडेंड मल्टीपल ईयर का दिया हुआ है तो सबका क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, D1 अपॉन में P0, D2 अपॉन में P0 और D3 अपॉन में P0। अब देखो क्या लिखा, फॉर मल्टीपल डिविडेंड, क्या लिखा, फॉर मल्टीपल डिविडेंड अमाउंट गिवन, फॉर मल्टीपल डिविडेंड अमाउंट गिवन फाइंड डिविडेंड यील्ड। अब तुम्हें मल्टीपल ईयर का क्या है, मल्टीपल ईयर का डिविडेंड दिया होगा, अब तुम्हें वहां पर क्या निकालना है, फाइंड करना है डिविडेंड यील्ड। तो उस केस में डिविडेंड यील्ड कैसे निकालना है, सबका निकालना है, ईच ईयर का अलग अलग निकालना है। ठीक है, जैसे ये अलग अलग निकाल दिया, ठीक है, तो उसको निकालने के बाद फिर क्या करना है, उसका सिंपल एवरेज कर देना है। जितने साल का दिया है ना, तो उसका सिंपल एवरेज कर दो। ठीक है, जैसे 3 ईयर का दिया है तो उसका डिविडेंड यील्ड निकाल दो 3 ईयर का, और सिंपल एवरेज मीन्स उसको 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो सिंपली। ठीक, तो निकल के आ जाएगा, तो उसी को यहाँ पे इनपुट कर देना और ये ऐड कर देना है। थ्रू समझते हैं, क्या लिखा है, P0 कितना है 110 एंड P2 कितना है, P2 मीन्स PN दिया हुआ कितना है 140 एंड डिविडेंड कितना है 20% ऑफ 100 रुपीज फेस वैल्यू। मीन्स ये क्या है, ये फेस वैल्यू दी हुई है, फेस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फाइंड रिटर्न पर एनम फ्रॉम द सिक्योरिटी। अब इसमें क्या निकालना है, रिटर्न फाइंड करना है पर एनम का। तो पहले हम क्या करेंगे, CAGR मैंने बोला था कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले क्या करते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। अब क्या इसका फॉर्मूला क्या था, PN इक्वल टू P0 1 प्लस अपॉन में N। ठीक, अब उसके बाद क्या है, अब इसे पुट कर दो। PN कितना दिया है 140 इक्वल टू 110 1 प्लस R2। ठीक है, P2 में तो दूसरे का डाटा दिया हुआ, मतलब उसका सेकेंड ईयर का प्राइस दिया हुआ है। ठीक, अब ये R इधर आ जाएगा। ठीक है,
अब ये क्या है 140 अपॉन में 110, इससे अंडर रूट हो जाएगा। अब इससे 1 माइनस कर देंगे, ठीक। और इसे क्या करना है 140 डिवाइड बाई 110। अब इसका जो भी डिवाइड करने के बाद आता है ना आंसर, उसको क्या कर देना अंडर रूट कर दो। अंडर रूट करने के बाद 1 से माइनस कर दो, कितना है 0.1282 कर दो, ठीक है, राउंड ऑफ में। अब इसे परसेंटेज में लाना है तो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो इनटू में 100, कितना है 12.82%, ठीक। 12.82% ये हमारा ये क्या आ गया आर आ गया, ठीक। आर कैलकुलेट हो गया। अब क्या करना है हमें डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करना है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है D1 डिविडेंड यील्ड। अब देखो डिविडेंड यील्ड का मतलब डिविडेंड कितना है और उसके बाद P0, ठीक है। अब क्या करना है देखो इसका 20% कितना होगा 20, सिंपल है। और P0 कितना था 110, डिवाइड कर दो 20 अपॉन में 110, कितना है 0.18, ठीक। अब इसे परसेंटेज में लाना है तो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई 18%। अब क्या कर देना है रिटर्न निकालना है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। और रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी का फॉर्मूला क्या था देखो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन प्राइस। तो ये हमने ये निकाले CAGR, और उसमें क्या डिविडेंड यील्ड भी निकाल दिया, कितना है उसे ऐड कर दो CAGR प्लस में डिविडेंड यील्ड प्लस कितना था 12.82% प्लस 18.18%, 12.82%, ये कितना आ गया टोटल 31%। ये आंसर है रिटर्न। जब मल्टीपल ईयर का डाटा दिया होगा सिंगल सिक्योरिटी का, तब उस केस में क्या थे रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, लिख लो। अब अभी मैंने क्या समझाया था, अगर डाटा किसमें दिया हो हिस्टोरिकल डाटा दिया हो तो उसमें रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर फ्यूचर डाटा दिया तो उसमें रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। इसे क्या लिखा फ्यूचर डाटा। अगर फ्यूचर डाटा दिया तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी बेस पर रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी, उसका रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी कैसे निकालेंगे समेशन PX, P फोर क्या हो गया इसमें प्रोबेबिलिटी X में सिक्योरिटी, उसका रेट, उस सिक्योरिटी का रेट कितना दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न पर एनम, ठीक है। एंड उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सच रिटर्न, उस रिटर्न की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या लिखा सिक्योरिटी A एंड B है, प्रोबेबिलिटी दी है 0.4.6, P0 ये प्राइस दिया है बिगिनिंग और ये एंड का प्राइस दिया है P1 एंड डिविडेंड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब इसमें देखो पहले रिटर्न कैलकुलेट करना है, पहले मैं करा ही देता हूं इसे, देखो कैसे करना है इसे आंसर। क्या लिखा पहले सिक्योरिटी A एंड B, ठीक। उसका सिक्योरिटी के बाद क्या प्रोबेबिलिटी 0.40.60, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखा है, अब रिटर्न कैलकुलेट करना है, रिटर्न। अब रिटर्न का फॉर्मूला क्या था P1 माइनस में P0 प्लस में डिविडेंड अपॉन में P0, ठीक। रिटर्न
अब रिटर्न आ गया, अब ये बता P इंटू में R कर दो, आपका रिटर्न आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, पहले इसका क्या करना है, रिटर्न निकाल लो। कितना, 140 माइनस में 100 एंड प्लस में 10 अपॉन में 100, 0.5 इन 50%, इसका रिटर्न कितना है 50%। अब इसका निकालते हैं, कितना है 120 माइनस में 100 प्लस में 10 अपॉन में 100, इसका कितना है 30%। ठीक, अब ये 50% कैसा है, 30% कैसा है, ये जो फॉर्मूला दिया ना उसी को लगाया हमने। क्या लिखा, P1 पे 140 आ गया और P0 माइनस कर दिया 100 और डिविडेंड को ऐड कर दिया और P0 से डिवाइड कर दिया तो 50% आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। प्रोबेबिलिटी को किससे करना है, रिटर्न जो कैलकुलेट किया है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा P इंटू R 0.4 इंटू में 50, 20%। उसके बाद कितना है 0.6 इंटू में 30, ये कितना है 18%। अब इसका टोटल कर दो, टोटल कितना आ गया, 38%। इसी को क्या कहते हैं हम, एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे कैलकुलेट करते हैं अगर फ्यूचर डाटा दिया हो। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, है ना इजी। लिख लो, ये क्वेश्चन करा देता है इसी के बेस पर, जल्दी करो। अब एक क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, कैसे, जब फ्यूचर डाटा दिया हो तो उसमें रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या लिखा है, मार्केट कंडीशन दी हुई है। क्या, गुड की कितने 20%, नॉर्मल के 60% एंड बैड की है 12%। ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड कंडीशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 20% है, 30% एंड बैड की कितनी है, बैड कंडीशन की प्रोबेबिलिटी है 25%। उसके बाद क्या लिखा, फाइंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब इसमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। ठीक, अब क्या करना है, पहले लिखते हैं मार्केट कंडीशन गुड, नॉर्मल, देन बैड। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, गुड की कितनी है, कंडीशन 30%, 30। ठीक है, इट मीन 0.3 कर देते हैं इसे, ये 30% नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन नहीं है 0.3 एंड उसके बाद नॉर्मल की कितनी है 0.25। नॉर्मल कितनी, बैड की दी है। तो अब नॉर्मल की तो हमें उसका जो बैलेंस फिगर आएगा ना उसी को हम क्या मानेंगे, नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी मानेंगे। ठीक है, इसमें बैड की दी है, बैड की कितनी है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, एक कितना हुआ 55। अब इसके बीच का डिफरेंस है 0.45, वो क्या होगी इसकी नॉर्मल कंडीशन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा, रिटर्न तो हमें दे रखा है इसमें पहले से ऑलरेडी, तो रिटर्न कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 20%, उसके बाद है 16%, उसके बाद है 12%। अब इसको क्या करना है, P इंटू में R कर दो और उसका टोटल कर देना, और जो टोटल आंसर आएगा वही कैलकुलेट किया जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। 0.3 इंटू में 20, 6%, 0.45 इंटू में 16, 7.2%, उसके बाद 0.25 इंटू में 12, 3। अब इसे ऐड कर दो, 7.2 प्लस में 6, ये कितना आ गया, टोटल आ गया 16.2, 20%। इट मीन्स ये क्या निकल गया है, ये हमारा क्या इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 16.20%। अगर फ्यूचर का डाटा दिया है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं,
प्रोबेबिलिटी इंटू में रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो आता है उसे टोटल कर दो, टोटल करने के बाद क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, लिखो। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आई विल कवर हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न। ठीक है, जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी में पैसे लगाते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी में लगाते हैं, तो उसमें रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो। अब पहले हमने क्या क्या सीख लिया, सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा एंड और फ्यूचर डाटा। अब इसके बाद क्या निकालना है, पोर्टफोलियो का रिटर्न। जब क्या करती है एक इन्वेस्टर क्या करता है, जब वो डिफरेंट सिक्योरिटी में क्या करता है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसमें पोर्टफोलियो बनाता है, जो उस पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या लिखा पोर्टफोलियो रिटर्न। और पोर्टफोलियो रिटर्न बहुत ही इजी है, क्योंकि हमने क्या, अगर आपको सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना आता है तो पोर्टफोलियो रिटर्न तो बहुत ही जल्दी आसानी है निकालना। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न। ओके, सो क्या लिखा, वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा ना हिस्टोरिकल डाटा से और किससे, फ्यूचर डाटा से, उसी का क्या करना, वेटेड एवरेज कर देना है। ठीक है, लिखा ना वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न मींस पीएक्स ऑफ सिक्योरिटी, किस सिक्योरिटी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था उसी का वेट कर देना। वेट का मतलब है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, इट मींस जैसे एक इन्वेस्टर उसने 10 लाख रुपीज क्या किए, इन्वेस्ट किए हैं, और उसमें से सिक्योरिटी एक्स में कितने किए, 8 लाख रुपए, तो अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन कितना हो गया, वो 8 लाख हो गया। ठीक है, तो उसका वेट कितना बनेगा, जाके उसका जो वेट बनेगा कैसे कैलकुलेट करना वो भी मैं सिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो इसी में बोला उसका पार्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना उस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका क्या वेट निकालना पहले। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, समझते हैं। क्या लिखा है, सिक्योरिटी दी है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, रिटर्न भी। अब इसमें क्या करना है, फाइंड करनी है क्या, पोर्टफोलियो रिटर्न। फाइंड पोर्टफोलियो रिटर्न। ठीक, अब देखो सिक्योरिटी ए में कितने पैसे लगाए, 3 लाख, और सिक्योरिटी बी में कितने लगाए, 2 लाख। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। आंसर देखो, सिक्योरिटी ए एंड बी। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिख दो, अमाउंट इन्वेस्टेड, ये इन्वेस्टेड ही कर देते हैं। इन्वेस्ट कितनी की, 3 लाख एंड 2 लाख। अब इसका टोटल कर लो, टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट बन रही है, 5 लाख। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, इसका वेट निकालना है, वेट निकालना है। और वेट के बाद निकाल क्या राइट करना है, रिटर्न। तो उसके बाद क्या कर देना, W इंटू में R। अब W क्या हो गया, वेट W हो गया, ये रिटर्न R हो गया। ठीक, अब देखो वेट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ सिक्योरिटी अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितने सिक्योरिटी में कितने इन्वेस्ट किया है, 3 लाख, और इसको डिवाइड करते हो टोटल इन्वेस्टमेंट से, तो क्या निकल के आ गई, वेट। कितना है, 0.6। अब इसके बाद इसका कर दो, तो इसका सिंपल है, जो गैप आ गया ना, ये आएगा 4 आएगा, 4। ठीक, ये हमेशा वेट हमेशा टोटल इसका बन ही आना चाहिए, अगर बन नहीं है तो तुमने क्या किए, मिस्टेक की है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, रिटर्न कितनी है इसकी, 20% रिटर्न है,
और 25% है। अब क्या कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 0.6 इंटू में 20, 12% एंड 0.4 इंटू में 25, 10%। अब इसका टोटल 22%। ये क्या निकल जाएगा, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न कितना है, 22%। ठीक, ऐसे कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो रिटर्न। पहले इसे लिखो, इसके बाद एक क्वेश्चन कवर कराता हूँ इसमें, ठीक है। उसमें पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है वो मेरी नोट का क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। सो लिखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है नोट्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा, अ इन्वेस्टर हैज टू बी इन्वेस्टेड ऑफ रुपीज कितने, 1 लाख रुपीज। एक इन्वेस्टर है, कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 1 लाख। उसमें से 60,000 इन्वेस्टेड कर दिए किसमें, XYZ लिमिटेड टू एक्वायर शेयर्स। एक्स लिमिटेड में कितने शेयर्स एक्वायर कर दिए, कितने की इन्वेस्ट की अमाउंट की, 60,000। और उसके बाद वाई लिमिटेड में कितने किए, 30,000 एंड रिमेनिंग इन द शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। अब जो बैलेंस बच गया है रिमेनिंग वो किसमें इन्वेस्ट कर दिया, जेड लिमिटेड में, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ पहले से इसमें, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, एक्स बाई जेड का दिया 10, 12 एंड 9%। कितना इसके रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो रिटर्न, ठीक है। तो क्या इसमें एक इन्वेस्टर है, उसने एक कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 1 लाख, और उसमें 60,000 किए एक्स लिमिटेड में, और कितने 30,000 किए बाई लिमिटेड में, एंड रिमेनिंग कितने बच गए, 60 प्लस में 30 कर तो 90, रिमेनिंग बच गए 10,000। और 10,000 रुपीज किसमें इन्वेस्ट कर दिए, जेड लिमिटेड में। और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी दिया कितना, 10%, 12% एंड 9% रेस्पेक्टिवली। और सर क्या करना है इसमें कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो का रिटर्न, ठीक है। सो लेट स्टार्ट एंड कैलकुलेट। आपका लिखा कंपनी, एक्स लिमिटेड, और उसके बाद क्या है, बाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, ठीक। अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, अमाउंट लिखेंगे, कितना अमाउंट, 60,000, उसके बाद 30,000, 10,000, 10,000, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, बेट। अब बेट तो पता चल गया ना, लास्ट एग्जाम्पल में समझा था कैसे निकालते हैं बेट। इसका टोटल कर लो, टोटल करने टोटल करो, इसका कितना आ रहा है, 1 लाख, ठीक। अब बेट कैसे निकालते हैं ये बताया था मैंने, 60,000 अपॉन में 1 लाख, ये आएगा 0.60, ये सिंपल आ जाएगा 0.30, ये आएगा 0.10, और ये टोटल कितना आना चाहिए, इसका बेट 1 आना चाहिए, ठीक। अब रिटर्न तो दिए है हमें पहले से इसमें, एक्सपेक्टेड रिटर्न और डिफरेंट कंपनी कितना कितना, ये 10%, 12% एंड 9%। अब क्या करना है, W इंटू में R कर दो, 0.6 इंटू में 10, 6%, 12 इंटू में 0.3, 3.6%, 9 इंटू में 0.1, 0.9%, ठीक। इसका ऐड कर दो, कितना आएगा, 6 प्लस में 3.6 प्लस में 0.9, ये आएगा 10.5%। ये क्या निकल के आ गया, पोर्टफोलियो रिटर्न। तो पोर्टफोलियो रिटर्न कितना आया, 10.50%, ठीक। पोर्टफोलियो का रिटर्न इतना ईजी है निकालना, ठीक है। सो अब रिटर्न, सिक्योरिटी रिटर्न भी कैलकुलेट करना सीख लिया।
अगर हिस्टोरिकल डाटा दिया तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फ्यूचर डाटा दिया तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद पोर्टफोलियो का रिटर्न भी कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या कराऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, तो पहले राइट करो क्या करते हैं। अब नेक्स्ट पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं और सिक्योरिटी का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखा, रिस्क कैलकुलेशन। क्या लिखा, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी हैज मेजर्ड रिस्क यूजिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कैसे रिस्क को फाइंड करती है, क्या यूज करती है, उसके लिए वेरिएंस निकालती है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे, अगर आपने वेरिएंस निकाल दिया तो उसी का स्क्वायर रूट कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, एसडी। एसडी क्या होता है, ये रिस्क को डिनोट करता है, एक सिक्योरिटी का और एक पोर्टफोलियो का। ठीक है, एसडी क्या डिनोट करता है, रिस्क डिनोट करता है। ठीक है, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो एज वेल एज सिक्योरिटी। ठीक, अब क्या लिखा देखो, हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा, अगर हिस्टोरिकल डेटा दिया है सिक्योरिटी का रिस्क निकालने के लिए, तो उसमें एक सिक्योरिटी का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ठीक है, एवरेज स्क्वायर ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक तो उसमें क्या है, ये एक्स मीन्स रिटर्न दिया है, उसका क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न से माइनस कर देना है उसको, और क्या करना है, उसको नंबर ऑफ जितने ईयर्स का डेटा दिया उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है और उसका स्क्वायर कर दो। ये तो पहले तो तुम्हें कैलकुलेट करना है, ये ऊपर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या करना है, पहले तुम्हें कैलकुलेट करना है। ये जब निकल जाएगा तो उसे कर देना, उसे एन से डिवाइड कर देना है। ठीक है, एन से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वेरिएंस। और जब वेरिएंस निकल जाएगा, जब वेरिएंस निकल के आएगा तो उसी को क्या कर देना, अंडर रूट कर देना, उसी वेरिएंस को, जो वेरिएंस निकल जाएगा ना उसी को अंडर रूट कर दोगे ना तो क्या निकल के आ जाएगा, एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज वेरिएंस। अब क्या है, एक इन्वेस्टर क्या करता है, जब इन्वेस्टमेंट करता है तो कुछ एक्सपेक्ट करता है, सपोज उसने 20% एक्सपेक्ट कर लिया है, तो क्या एग्जैक्ट 20% ही आएगा, और वो फ्लक्चुएट करेगा, अप होगा या डाउन भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। ठीक है, जो वो अप डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएट होगा, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। अब वेरिएंस क्या, दोनों बोथ साइड अप क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, अब भी हो सकता है, प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, बट इफ टॉक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, तो इन दैट केस क्या होता है, सिर्फ एक ही साइड का देखते हैं, डाउन साइड का, क्योंकि इसमें हमें रिस्क ही तो कैलकुलेट करना है। तो रिस्क कब होगा, जब कम होगा। ठीक है, सपोज ये देखो, ठीक, इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करता है, यहां पर करता है 20%। अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट। ठीक, अब ये एक्सपेक्टेशन क्या, ये क्या है, ये अप भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, अप भी डाउन, अप एंड डाउन हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जो ये अप और डाउन हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। ठीक है, अब ये प्लस साइड है, ये है माइनस साइड, तो ये प्लस भी हो सकता है, क्या प्लस कहने का मतलब दो अभी 20% से ज्यादा भी हो सकता है रिटर्न, और क्या है 20% से कम भी हो सकता है। ठीक, तो इट मींस ये क्या करता है, तो दोनों साइड को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, बट जब बात आती है किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो किसको करता है, डाउन साइड को, डाउन साइड, उसका मतलब ये रिस्क को कैलकुलेट करना है, तो क्या करता है, डाउन साइड को क्या करता है, मेजर करता है। कौन करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तभी तो इसका मतलब है कि ये एसडी का मतलब रिस्क को कैलकुलेट करना, ये किसे डिनोट करता है, रिस्क को डिनोट करता है। ठीक है, और वेरिएंस का मतलब अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बोथ साइड को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, फ्लक्चुएट, अगर पॉजिटिव फ्लक्चुएट होगा तब भी बताएगा और नेगेटिव फ्लक्चुएट होगा तब भी बताएगा, बट इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये सिर्फ नेगेटिव, जब क्या डाउन, और जैसे एक्सपेक्ट किया था 20% से कम आ रहा है तो ये क्या बताता है, ये रिस्क को डिनोट करता है इसीलिए। ठीक है, तो ये था इसमें। अब फ्यूचर डाटा,
फ्यूचर डाटा का वेरिएंस, फ्यूचर डाटा में वेरिएंस कैसे निकालते हैं, क्या करना है उसमें, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वेरिएंस। ठीक है, और उसके बाद उसी वेरिएंस को क्या कर देना, जो वेरिएंस निकल के आ रहा है उसी को क्या कर देना, स्क्वायर रूट कर देना है। जब स्क्वायर रूट कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मींस रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब उस पर नोट क्या लिखा है, एस डी मस्ट क्या होना चाहिए, जीरो और पॉजिटिव। एस डी क्या है, वो या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव रहेगा, वो कभी नेगेटिव नहीं होता स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, रिस्क कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक, अब दूसरा नोट क्या है, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड टू फाइंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो ऑलवेज फाइंड एसडी। जब भी क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाई और रिस्क निकालने को बोले तो क्या करना, उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मींस रिस्क। ओके, तो क्या करना है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कैलकुलेट करना है। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, सो पहले क्या करना, इसे राइट करो और बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। सिक्योरिटी का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटीज का। ठीक है, तो लिख लो पहले इसे। So I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to how to calculate expected return and variance as well as risk of securities. Okay? So अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करनी है। Till then, bye bye and take care.